क्या होता है, कोई भी रे जो जो आपस में भी पैरेलल भी हो और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस तो एक ही होती है ना, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली जो लाइन जो पोल से पास होती है और हॉरिजॉन्टल होती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एनी रे, कोई भी रे अगर हम लोग, जैसे हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई और ये जो रे हमने बनाई, ये पैराएक्सियल रेज होती है। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस से पास होती है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोज टू इट, उसको हम बोलते हैं पैराएक्सियल रेज। और ये आपस में पैरेलल तो है, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना, ये वाली ये रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है और ये रेज ऐसे ऐसे पैरेलल है, तो ये दीज आर द नॉट पैराएक्सियल रेज। तो कोई भी रे अगर पैराएक्सियल है नहीं है बट आपस में पैरेलल है, तो जो इमेज बनेगी वो फोकल प्लेन में बनती है, फोकस पे नहीं बनती है, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या कहलाता है, देखो इसको बोलते हैं, इस प्लेन को फोकल प्लेन बोलते हैं। यानी इमेज जो है आपकी यहाँ ऊपर नीचे कहीं भी बन सकती है, मतलब फोकस फोकल प्लेन कहलाता है। एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। तो लिख लीजिए इस चीज को, फोकल प्लेन किसको बोलते हैं। यहाँ पे इमेज लिख लेना, इमेज विल फॉर्म एट फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, तो फोकल प्लेन का डेफिनेशन भी नोट कर लीजिए साथ साथ। ए प्लेन इज कॉल्ड टू बी फोकल, ए प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको हम फोकल प्लेन बोलते हैं। ए प्लेन passes through focus and perpendicular to प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एनी प्लेन पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, जैसे अभी मैंने बनाया बुक लगा के इस तरह से, ये वाला पूरा प्लेन। मेरी बात समझ में आ गई है? आशी अभी आई है, तरह उसको आरुषि, सार्थक मेरी बात समझ में आई है क्या कहने जा रहा हूँ? यस सर। ओके, तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन। तो रेज का, हाँ मतलब ऑब्जेक्ट का, इमेज का, और ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, जब भी रोज रेज पैरेलल आएंगी तो इन्फिनिटी पर होगी। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। और इमेज का बनेगी, फोकल प्लेन बनेगी, फोकस पे नहीं बनेगी, फोकल प्लेन। और अगर कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इमेज फोकल पे बनेगी। यानी इस केस में भी इमेज ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। कोई भी रे अगर पैरेलल आती है, रेज हमेशा किससे चलती है, ऑब्जेक्ट से चलती है, और रिफ्लेक्शन के बाद जहां वो मिलती हैं उस पॉइंट को इमेज पॉइंट कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है, तो आरुषि समझ लीजिए, अभी जस्ट मैंने शुरू ही किया था। तो आशी मैं बता दूं आपको कि कोई भी मिरर हो, अगर रेज आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो वो पैराएक्सियल रेज नहीं कहलाती हैं। और इमेज कहाँ बनेगी, फोकल प्लेन पे बनती है। फोकल प्लेन क्या होता है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, आप उसको फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन में लिखने जा रहा हूँ, डेरिवेशन पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। नोट डाउन। ठीक है, और हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिखवा देता हूँ, हटा दो इसको, ऊपर वाले पॉइंट को हटा दो, ये वाला हटा दो, नीचे वाला। एक सेकंड हो जाइए सर। और इसका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगर इमेज का साइज का, अगर ये देखो इस वाले ट्राइंगल में देखो ना, और याद रखना कि जो भी पैराएक्सियल एज होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज भी होती है, यानी थीटा स्मॉल एंगल होगा, यानी ये वाला जो थीटा एंगल होगा वो स्मॉल एंगल होता है। तो इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिए, नोट, रेज आर क्लोज टू, क्योंकि मिरर ही छोटा सा होता है, मिरर का साइज कितना होता है, जरा सा तो होता ही है, और रेज बहुत दूर से आ रही है,
rays are close to principal axis, ये मतलब principal axis, so theta is small, theta क्या होगा, is small angle, थीटा ये स्मॉल एंगल होता है। तो जब स्मॉल एंगल होगा थीटा, तो टेन थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं। ये रूल होता है, ये मैथमेटिक्स का लॉ है। मैथमेटिक्स कहती है कि अगर एंगल स्मॉल है तो टेन थीटा को थीटा ले सकते हैं, साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं, साइन थीटा को भी थीटा ले सकते हैं, लेकिन कॉस थीटा को क्या ले सकते हैं, वन ले सकते हैं। 1 लेते cos थीटा को। हाँ, ये मैथमेटिक्स कहती है, मैं नहीं कहता। अरे बोलो ना, नोट कर लीजिए। हटा दो, तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन इसमें आने वाला है, हटा दो इसको, सार्थक चिराग ऐसी। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है कि अगर हम इमेज की हाइट की बात करें, क्योंकि जब प्रिंसिपल एक्सिस, जब रेंज बहुत दूर से आती है तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़े साइज की होती है हमेशा। सेक और कोसेक, सर सेक और कोसेक का क्या होता है सर? सर साइन cos tan का तो ये होता है, सेक और कोसेक का क्या होता है? सेक थीटा आपको क्या बोल सकते हैं हम, सेक थीटा को आप ऐसे देख सकते हो। सेक थीटा के बारे में मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, है ना, तो मैं उसमें स्टेटमेंट देख के अपने, हाँ मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट सेक थीटा को क्या बोल सकते हैं। अब अगर आप बोल सकते हो सेक थीटा को भी, हम सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, आई थिंक, क्यों भाई? यस सर, हाँ सर। हाँ, तो उससे हम कह सकते हैं कि cos sec थीटा भी 1 हो जाएगा, कि cos थीटा अगर 1 हो गया तो। लेकिन अगर sin थीटा की बात करें तो sin थीटा के 1/cosec थीटा, तो वो भी ऑलमोस्ट 1/थीटा हो जाएगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो मैं उसमें चीज कह के अपने का आपको गलत नहीं ठहराना चाहता, तो मुझे स्टेटमेंट अभी प्रॉपर नहीं पता कि क्या हो सकता है कुछ उसका भी कोई सीक्वेंस आता हो, है ना, बट इसके बारे में श्योर था जो मैंने बताया। आपने यहाँ पे एक पॉइंट जरा देख लीजिए क्या है, कि अगर आपकी वजह से ये ट्राइंगल बना, देखो ये बना, ये है एफ, ये आई है, ये पी पॉइंट, ये थीटा, और थीटा स्मॉल एंगल है। तो अगर मैं टेन थीटा लेता हूं, ये एफ आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज हो गया ना, ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन ये क्या बन जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, और ये बन गया आपका एफ, पी एफ क्या बन जाएगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बन जाएगा एफ। अरे भाई पी एफ फोकल लेंथ होती है, अरे भाई पूल से एफ की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी, हाइट एच आई लिख दो उसको, एच आई, पी ये होगा एफ टेन थीटा, और थीटा स्मॉल है तो एफ थीटा हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, इमेज की जो हाइट होती है वो एफ थीटा के बराबर होती है, एच आई लिख दो उसको, एच आई। इंपॉर्टेंट पूछ सकते आपसे, वो बोलेगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कोई भी मिरर कह देगा और कहेगा कि रेज हैं पैरेलल टू ईच अदर हैं बट नॉट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, और एंगल 30 डिग्री एंगल पर टकरा रही, या कोई और एंगल दे देगा, 30 तो खैर बड़ा एंगल हो गया, है ना। अगर 30 भी तो 1030 को 1030 के हिसाब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे थीटा ना लिख के वहां पे 1030 की वैल्यू रख देंगे, 1030 कितना होता है 1/√3। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में, इसलिए मैं इसको जोड़ दे रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में बच्चों को ये रिलेशन पता नहीं होगा तो ये नहीं कर पाएंगे, तो ये रिलेशन कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हेडिंग नोट कर लीजिए, रिलेशन बिटवीन क्या, ये लास्ट भैया, अभी आपने ये लिखा है फॉर्मूला रेस मत कीजिएगा। हाँ ठीक, relation between UVF F बराबर हमने बताया था आपको, याद करो पिछली क्लास में R/2 बताया, ये मिरर के लिए लगता है, F बराबर R/2 एप्लीकेबल फॉर मिरर्स ओनली, ओके। तो ये मिरर, और कौन सी मिरर, स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर के लिए लागू नहीं होता, याद रखना। प्लेन मिरर में तो कोई मिरर फॉर्मूला नहीं लगता, प्लेन मिरर में तो खास बात इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि ये मैं बता रखा प्लेन मिरर में कि जितने दूर ऑब्जेक्ट होती है उतनी पीछे इमेज बनती है, बस यही है कि इसमें फॉर्मूला मान लो कॉन्सेप्ट में। और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसे है तो इसका जो पैरेलल कंपोनेंट होता है ये यू पैरेलल, वो इमेज का पैरेलल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज का, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज होता है। अगर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, यू परपेंडिकुलर है, तो इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये पलट जाएगा।
अगर मिरर रेस्ट में है, अगर मिरर मूव कर रहा है तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, ये दोबारा मुझे एक बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंपोनेंट जो होगा और इमेज का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो वही होगा जो ऑब्जेक्ट का पैरेलल कंपोनेंट होगा। लेकिन मिरर वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो वेलोसिटी ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बराबर होता है 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा? परपेंडिकुलर। ये सारे परपेंडिकुलर होंगे, ये चीज मैंने आपको बता रखी है। बट इसमें अब हम ये रिलेशन नहीं बताने जा रहे, हम यूबीएफ में रिलेशन बताने जा रहे हैं। अब हटा दो चिराग नीचे वाला। यस सर। ठीक है, तो ये तो मैंने मिरर में अच्छे से बता रखी चीजें। स्फेरिकल मिरर में क्या रिलेशन, एक डायग्राम बना लीजिए, कॉनकेव मिरर बना लीजिए, कंसीडर ए कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए, ये बना दीजिए, इधर कह दीजिए ऑब्जेक्ट है ओ, ये मान लेते हैं सी, और यहाँ पे इमेज बना रहे हैं आई, और ये पोल मान लेते हैं इसको, और रेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट ऊपर रखी है, और यहाँ से रे हमने डाली है इस पर, और ये हमने नॉर्मल दिखा दिया। नॉर्मल हमेशा पोल सेंटर से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है नॉर्मल। और ये एंगल हमने मान लिया, ये एंगल अल्फा मान लिया, और ये थीटा एंगल पर गिरा। अब ये इमेज मान लेते हैं, इसकी इमेज बन गई यहाँ पर, इमेज आई पर बन गई। पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बना दी, मतलब हमने क्या किया, ये रेज इंसिडेंट डाली, ऑब्जेक्ट है ये, दिस इज ऑब्जेक्ट और दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आई। इस एंगल को मान लेते हैं बीटा, इस एंगल को मान लेते हैं गामा, और ये जो ये पॉइंट जहां पे गिरा उस पॉइंट को मान लेते हैं एम, और एम मान लेते हैं पी के नजदीक है, क्योंकि लेंस या मिरर छोटा होता है। जब छोटा होता है तो ये पॉइंट कहीं पे गिराओगे तो ये पॉइंट जो होगा मिरर पे, कोई भी पॉइंट होगा एम, वो पी के नजदीक ही होगा। इससे फायदा ये मिल जाएगा, याद करो जब हमने एफ बराबर r/2 बताया तब भी यही बात बोली थी। इससे जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये मान लो एन पर मिल रहा है, किस पर मिल रहा है, एन पॉइंट पर, ये वाली जो डिस्टेंस है वो निग्लेक्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो डिस्टेंस होगी एनपी कैन बी 0 because rays are close to principal axis, because rays are close to principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होती है, इसलिए हम इसको ये मान सकते हैं। तो ये अब हमें इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए, हाँ, ये वाले डिस्टेंस को मानेंगे हम बी, ये हो गया आपका बी, ये बी हो गया, और ये आपका हो गया आर, और ये हो गया आपका यू। जो भी डिस्टेंस मेजर के करते हैं वो पोल से मेजर करते हैं, और साइन कन्वेंशन में बता चुका हूं। अगर मैं वैसे पूछूं, जनरली देखना, वैसे पूछूं तो यू का मान कैसा आएगा, नेगेटिव, और बी का मान भी नेगेटिव आएगा, और एफ का मान भी नेगेटिव आएगा। इसका रीजन क्या है कि रेज ऐसे जा रही हैं और सारी डिस्टेंस हम ऐसे मेजर कर रहे हैं। इधर रेज की डायरेक्शन क्या है, ये, और मेजरमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन मेजर की जाए तो माइनस में आती है, यू भी नेगेटिव आएगा, बी भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव। अगर इमेज पीछे बनाते हैं इधर, ये याद रखना, मिरर का जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो वर्चुअल होता है, और आगे वाला पोर्शन रियल होता है। इसकी मैंने रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज की भी डेफिनेशन मैंने सबके लिए बता रखी है। तो इन जनरल अगर ऑब्जेक्ट की इमेज इधर बनती है तो रियल होगी, पीछे बनती है इमेज तो वर्चुअल होगी। तो अब यहाँ बना दिए तो हमने रियल होगी। इसके केसेस होते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए 6 केसेस होते हैं, और कॉन्वेक्स के लिए 2 केस होते हैं, तो वो मैं केसेस लिखवा दूंगा आपको। तो लिखिए इसमें। अब हमने इस पे जब एन परपेंडिकुलर डाल दिया, एन इस परपेंडिकुलर, आप देखो जरा इस ट्रायंगल में अगर देखो तो tan अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, ट्रायंगल OMN, ट्रायंगल OMN, ट्रायंगल OMN में देखिए, ट्रायंगल OMN, tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बताइए। tan अल्फा बराबर हो जाएगा MP अपॉन MN, सॉरी MN जो होगा वही MP होगा। आर यू गेटिंग? तो MP लिख दो उसको, अरे बोलो यार, MP अपॉन व्हाट,
पीओ पीओ, तो ये हो गया। और एमपी को हम जनरली पीओ को क्या बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका टेन अल्फा को ऑलमोस्ट हम अल्फा मान सकते हैं, टेन अल्फा को इज टेकन एज अल्फा, तो ये हो जाएगा पीएम अपॉन ओ पीओ। पीओ क्या बन जाएगा आपका, पीओ बन जाएगा आपका माइनस यू। इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 मान लेंगे। इसी तरह से टेन बीटा ले लीजिए जरा, नॉट टेक्स टेन बीटा, इसको हटा दूं, ये हटा दूं, बोलिए। ये हटा रही। हाँ, अगर मान लेते हैं बीटा लेकर टेन बीटा बराबर कितना आ जाएगा, देखो मैं आपको एक प्रूफ इजी वे वाला बता रहा हूँ, आपको बुक में वगैरह में देखो कि एनसीईआरटी में तो हो सकता है स्टफ वाला मिले, तो आपको सिंपल सा प्रूफ देना होता है, तो चाहे कोई भी दो। टेन बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये फिर से आ जाएगा पीएम या पीएम अपॉन परपेंडिकुलर, यही बनेगा, जो पीएम बनेगा वही एनपी बनेगा, और ये अपॉन क्या हो जाएगा पीसी, तो पीएम तो पीएम है, और ये भी एंगल बीटा हो जाएगा, स्मॉल एंगल हो जाएगा, और पीसी को क्या लिखेंगे माइनस आर, पीसी को माइनस आर। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। इस तरह से टेन गामा ले लीजिए इस वाले ट्राइंगल में, ये कौन से ट्राइंगल में लिया, ये लिया सी एम एन में लिया, और ये ट्राइंगल लिया हमने टेन गामा, ट्राइंगल आई एम एन में, तो टेन गामा इज इक्वल टू हो जाएगा पी एम अपॉन पी आई, पीएम अपॉन पी आई, तो पीएम को पीएम रखा रहने दीजिए, पी आई क्या होगा माइनस के बी इक्वेशन, और इसको हम गामा लिख सकते हैं, गामा को टेन गामा को गामा लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एंगल होते हैं, ये मानना पड़ेगा, अजम्पशन मानने पड़ते हैं ये, अदरवाइज रिलेशन वो वाला नहीं आएगा। पैराक्सियल रेस को पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पास मानते हैं, पैराक्सियल तो नहीं है क्या रेस, लेकिन क्लोज मानना है। अब जरा देखो इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब अगर आप इसमें ज्योमेट्री यूज करोगे, तो ज्योमेट्री से मुझे अल्फा बीटा गामा में रिलेशन बता सकते हो क्या होगा, ज्योमेट्री से अल्फा बीटा गामा, देखो ये जो बीटा एंगल होगा क्या अल्फा प्लस थीटा होगा, चेक करो, ये वाला बीटा जो होगा वो अल्फा प्लस थीटा होगा कि नहीं होगा, चेक करो कैसे, देखो ये सर होता है, एक्सटीरियर एंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर का सम होता है, एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल में वैसे भी देख सकते हो, एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर के दो सम के बराबर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, तो हम ये डायरेक्ट लिखते हैं, कोई दिक्कत किसी को, तो बीटा को लिख सकते हैं डायरेक्ट, वैसे भी प्रूव कर सकते हो, ये वाला एंगल क्या होगा पाई माइनस अल्फा प्लस थीटा होगा, फिर पाई से घटाएंगे तो ये वाला बीटा आ जाएगा, तो बीटा बराबर आ जाएगा आपका अल्फा प्लस थीटा, ये आ गया बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा, इक्वेशन नंबर 4। अब इसी तरह से गामा बराबर क्या होगा बताओ, गामा बराबर क्या हो, ये भी थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्यों ये थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, अरे भाई ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ना। गामा को क्या लिखेंगे बोलो, गामा को लिख देंगे बीटा प्लस थीटा नहीं लिख देंगे, गामा बराबर दिस प्लस दिस, यही चीज इसमें भी लिख देंगे, गामा प्लस बीटा प्लस थीटा हो जाएगा, चेक करो होगा। इक्वेशन नंबर 5। अब आपके पास मैंने इतनी इक्वेशन बना दी है कि अब आप आगे का काम खुद भी कर सकते हो। अब आपको इन दोनों से थीटा को एलिमिनेट कर दीजिए, और जहां पे अल्फा ये है वहां ये रख दीजिए, बीटा ये यहाँ रख दीजिए, गामा ये रख दीजिए, आपके पास रिलेशन आ जाएगा, लिख लीजिए। तो आई थिंक ये प्रूफ आपको याद भी रहेगा। सार्थक आपको भी 12th का एग्जाम देना है ना सार्थक? यस सर। ओके, तो ये रिलेशन आप लोग निकाल लीजिए जल्दी से, क्योंकि इन इक्वेशन 5 में 5 इक्वेशन से आंसर आ जाए। इन दोनों से थीटा को एलिमिनेट कर दीजिए, और फिर इसके अल्फा बीटा गामा में जो प्योर रिलेशन आएगा उनसे 1 2 3 इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दीजिए, देन वैल्यू आ जाएगी। यार अभी तो हमने यूबीएफ के साइन ले लिए, और जब वो फॉर्मूला जो बनेगा उसमें भी हमें जब भी यूज करेंगे उसको, उसमें साइन के साथ वैल्यू फिर से यूज करेंगे, ये ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि एक बार साइन ले लिया फिर दोबारा साइन लेने की जरूरत, आपको लेना है। ये तो प्रूफ के लिए साइन हमने लिया, अगर ना भी लेते तो मॉड लेते हम। यहाँ पे चूंकि एंगल की बात आती है, अगर मैं साइन ना लेता तो एंगल जब लिखता तो एंगल में तो हम लोग मॉड लेते हैं ना, एंगल तो मॉड लेते तो वैसे ही साइन का यूज खत्म हो जाता है। तो जब ओरिजिनल जो फॉर्मूला बनेगा वहां साइन लेना जरूरी है। यहाँ पर तो अगर मैं मॉड ले लेता तो एंगल है तो वैसे ही माइनस माइनस सब कट जाएगा,
तो साइन लेने का कोई यहाँ पे महत्व यहाँ पे कोई यूज नहीं आया ना, क्योंकि साइन भी लेते तो कट जाता। बोलो ना यार, मेरी बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो अब आगे रिलेशन जरा चेक कीजिए। आशी आरुषि, एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ आप सभी को, बहुत दिनों से देखा नहीं। आशी, आरुषि, सार्थक, चिराग, एक बार अगर वीडियो ऑन कर ले तो बेटर हो जाएगा। थोड़ा सा स्टूडेंट को देखते रहना चाहिए कि उससे पता चलता है कि स्टूडेंट किस मूड में है, पढ़ाई में है, कैसा है ना। सार्थक, थोड़ा वीडियो ऑन करो अपना। सार्थक, आशी, और जल्दी नोट भी कर लीजिए फटाफट जल्दी से। चिराग, आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया किसी ने? सार्थक ने, कोई वीडियो ऑन नहीं कर रहा है क्या? हाँ सार्थक, आपने तो ये बहुत अच्छा लगा रखा है वॉलपेपर सार्थक, है ना। एनिमेशन डिजाइन करते हो क्या आप सार्थक? यू आर एनिमेशन नहीं डिजाइनर? सर, नहीं ओके सर। ओके। एंड आरुषि एंड आशी, आरुषि को तो बहुत दिन हो गए, कभी काफी दिन से वीडियो ऑन नहीं किया आरुषि ने। यस आशी, आरुषि आपकी बारी। सार्थक आपकी बारी। और सारस्वत क्लास में नहीं है क्या? सारस्वत, सारस्वत, चिराग, सारस्वत क्लास में है? नो सर। अरे सर एक बार रिलेशन क्या रहा बता दो सर। हाँ, रिलेशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। सारस्वत कहाँ चला गया? अभी तो था, शुरुआत से तो था बेटा। कोई नेटवर्क का इश्यू हो गया क्या? अभी बताता हूँ बेटा। तो ये देखिए, इसमें जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, ये वाला मिटा देता हूँ, डायग्राम की जरूरत नहीं है हमें। ये हो जाएगा, इसमें इससे थीटा को एलिमिनेट करेंगे जब हम, तो क्या आएगा, ये आएगा आपका बीटा गामा इज 2 बीटा गामा माइनस इज इक्वल टू आ जाएगा। सार्थक क्लास में क्यों नहीं है? 2 बीटा माइनस अल्फा। अरे मैं आपको मिस कर रहा हूँ यार, मैं मिस कर रहा हूँ आपको, आप जल्दी आइए। और मैं ठीक है, तो ये देखिए गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू रख देंगे अल्फा प्लस थीटा। अरे थीटा को हटाना है यार, तो गामा इक्वल टू हो जाएगा बीटा, और थीटा को यहाँ से क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा। तो 2 बीटा माइनस अल्फा आएगा क्या? चेक करो। यस सर। मैंने थीटा को वैल्यू यहाँ से निकाल दी और यहाँ रख दी। थीटा क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा, यहाँ रख दी बीटा माइनस अल्फा, तो 2 बीटा माइनस अल्फा आ गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं गामा प्लस अल्फा इक्वल टू ट्वाइस बीटा। सार्थक, हाँ सर, इतना कर दिया। हाँ कर दिया। अब हमें क्या निकले, गामा की जगह रख देंगे पी एम अपॉन क्या, माइनस बी। अल्फा की जगह रख देंगे पी एम अपॉन माइनस यू, अल्फा की जगह। और 2 बीटा की जगह रख देंगे पी एम अपॉन माइनस आर। तो देखो माइनस 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 आर कट गए। वैसे भी अगर वहां साइन ना लेते तो यहाँ भी साइन, वहां प्लस लेते तो यहाँ प्लस आ जाता, तो यहाँ साइन लेने का कोई मतलब नहीं हुआ ना, इसलिए ओरिजिनल फॉर्मूले में साइन के साथ वैल्यू रखनी होती है। तो आप देखो क्या बना, पीएम से पीएम कट गया, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। और आप ध्यान से देखना जरा, ये बन जाएगा आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/r/2। और r/2 क्या होता है, f होता है। तो आ गया मिरर फॉर्मूला। तो इस मिरर फॉर्मूले के सभी लोग वेलकम कर सकते हैं। तो ये इरेज कर दूं ऊपर से जरा, 1 सेकंड सर। नोट कर लीजिए। सार्थक आ गया बेटा, तो यही फॉर्मूला आ गया 1/v प्लस 1/u यस सर। इक्वल टू 1/f। 1/r/2 f होता है, ये पिछली क्लास में डराइव करवाया था हमने।
ओके। और सार्थक आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो उसमें हमारे वीडियोस पड़े रहते हैं, तो आपका जो भी कोई टॉपिक होता है ना, जैसे आपने उस दिन एसी बोला था, मैंने एसी आपको शेयर कर दिया, उसमें ईएमआई का भी है ना, रविंद्र द्विवेदी करके है यूट्यूब चैनल, रविंद्र द्विवेदी। तो जो भी ओके चीजें, सर। हाँ आपको जैसे 11 का कोई टॉपिक अगर है तो उसमें ढूंढना तो मिल जाएगा, तो उसमें देखना वो चीजें होंगी, ठीक है। एक बार यस सर, पूरा हो गया। पार्ट, हाँ ठीक है, पूरा देख लेना, और जहां जहां कहीं अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप मुझे बोलना है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये रिलेशन आया। सरस्वत, ये ट्राइंगल तक थे, आप कहाँ तक थे साथ साथ सरस्वत? सर जब वो ट्रायंगल तक था, पैरेलल जब बता रहे थे। अल्फा बीटा गामा में रिलेशन जो आया था, बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा में थे आप? यस सर। अच्छा, ऐसी गामा बराबर बीटा प्लस थीटा भी आया गया था। तो फिर हम हमने क्या किया, इक्वेशन 4 5 मानी थी, फिर दोनों से थीटा को एलिमिनेट करा, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, गामा इज इक्वल टू ट्वाइस बीटा माइनस अल्फा, और अल्फा बीटा गामा जो हमने वहां से निकाले थे वो रख दिए, तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला बन गया। इसके बाद हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे, तो आप देख लेना उसमें। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया ये कि 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यार रखना, जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन हमें जरूर यूज करना है। किस किस के साइन यूज करने हैं? जो भी क्वांटिटी हमारे पास नोन होगी, नोन मतलब जैसे मान लो u नोन है, f नोन है, ये f तो नोन होता ही होता है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला जाएगा कि कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव के लिए आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के लिए एफोगलेंट नेगेटिव पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स पॉजिटिव, चाहे वो लेंस हो, लेंस में भी आता है, लेकिन लेंस में r/2 नहीं होता। और b को आपको अगर b अननोन है तो अपने आप साइन के साथ वैल्यू आ जाएगी, आपको रखने की जरूरत नहीं है। नोन क्वांटिटी में साइन रखा जाता है, अननोन क्वांटिटी में साइन नहीं रखा जाता। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये रिलेशन आपको बता दिया। ओके, एक क्वेश्चन जरा नोट लीजिए। हाँ, अब मैं इसमें एक टर्म बता देता हूँ, मैग्निफिकेशन करके, तो हेडिंग नोट कर लीजिए, मैग्निफिकेशन। ठीक है, दो तरह की मैग्निफिकेशन होते हैं। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है वो जरा देख लेते हैं। सर हाँ सर, एसी जो पावर फैक्टर होता है सर, वो कैसे निकाला जाता है पावर फैक्टर? पावर फैक्टर एसी सर्किट का? यस सर। हाँ, तो पावर फैक्टर मैंने बता दिया था उसका फॉर्मूला। पावर फैक्टर R/Z होता है, हमेशा किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर निकालना है ना, कोई भी सर्किट, तो पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट ही होता है cos phi बराबर R/Z फॉर एनी सर्किट। Z हम करस्पॉन्डिंग ले लेंगे, Z को इंपीडेंस बोलते हैं, दिस इज इंपीडेंस, इंपीडेंस है, और R क्या, रेजिस्टेंस। R तो ऊपर रहेगा, Z हमें अलग अलग सर्किट का अलग अलग होता है। जैसे मान लो RC सर्किट है, तो RC यस सर्किट सर, का वो तो Z क्या याद होगा है, है बेटा? पावर फैक्टर याद सर, वो तो याद है, आर सर्किट क्या होता है, इम्पीडेंस सबका याद है, बस फॉर्मूला याद नहीं आता क्या होता है पावर फैक्टर का। R/Z होता है ना। यस सर, यस सर, ओके। अब आप कहोगे पावर फैक्टर में cos phi को पावर फैक्टर क्यों बोलते हैं, तो मैं एक बार जब इतना उठाया तो एक बार बता देता हूँ। जैसे RC सर्किट है, तो RC सर्किट में Z क्या होगा, R² प्लस XC का स्क्वायर। XC क्या होता है, इंपीडेंस, रिएक्टिव रिएक्टेंस ऑफ बोलते हैं इसको, रिएक्टेंस ऑफ 1/ωc होगा ऐसे। तो अब आप कहोगे पावर फैक्टर को पावर फैक्टर क्यों कहते हैं, तो ये इसलिए कहते हैं पावर फैक्टर की, और एवरेज पावर का जो एक्सप्रेशन लिखते हो उसमें क्या होता है, IRMS cos phi आता है। यस तो सर, ये IRMS cos phi में मैंने आपको बताया था दो तरह की करंट होती है, रियल करंट होता है, एक वर्चुअल करंट होता है। तो IRMS cos phi क्या है, रियल करंट है। रियल करंट में cos phi आता है, यानी कि ये वाटिव करंट होती है, वाटिव। एक होती है वॉटलेस करंट, जिसमें वॉट नहीं होता, पावर नहीं होता, इसको हम साइन कंपोनेंट बोलते हैं करंट का, आरएमएस का साइन कंपोनेंट। तो इसमें कॉस कंपोनेंट आता है, इसलिए कॉस आता है, इसलिए इसको cos phi को पावर फैक्टर बोलते हैं, कि पावर में कंट्रीब्यूट करता है ये। ओके, तो ये तो आप Yes, sir. ऑप्टिक्स में नहीं था, बट आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि सार्थक भी नया स्टूडेंट है, उसको ये पता नहीं था। तो जरा देखिए इसमें नेक्स्ट, इसमें मैं बात कर रहा हूँ, हाँ मैं बात कर रहा हूँ मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन पे हम लोग जोर डालते हैं, क्या होता है मैग्निफिकेशन, क्या बताता है। देखिए मैग्निफिकेशन से बहुत कुछ पता चलता है। इमेज का मतलब इमेज सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, सीधी मतलब इरेक्ट या इन्वर्टेड बनेगी, ये पता चलता है। दूसरी बात ये कि इमेज का जो साइज हो जाए
वो कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट से, ये बातें बताती है। तो मैग्निफिकेशन हमें प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है मैग्निफिकेशन? एक तो वो बताता है इरेक्ट एंड इन्वर्टेड नेचर बताता है, इन्वर्टेड नेचर बताता है, ये पता चलता है। दूसरा क्या पता चलता है? साइज पता चलता है, साइज एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में उसका साइज बताता है। सिर्फ ऑब्जेक्ट की साइज के रिस्पेक्ट में बताता है, ऐसा नहीं कि आप किसी और के साइज के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज बताने लग जाओ, तो बोलो ना यार। तो ये अब मैग्निफिकेशन को दो कैटेगरी में रखा गया है, एक होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। सो देयर आर टू टाइप्स, और यही मैग्निफिकेशन आपको वहां पे भी मिलेगा जहां हम लेंस पढ़ाएंगे, लेंस में भी सेम मिलता है। तो इसका दो टाइप होते हैं, टाइप 1 टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन। तो टाइप 1 जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। ये कब यूज होता है, देखिए समझिए इधर, जैसे मान लो ये कोई ऑप्टिकल डिवाइस है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो कोई हो। अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और इमेज उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी हाइट ऑफ इमेज मान लो HI है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर इमेज बन रही है, ठीक है। तो हम हाइट जो ऑब्जेक्ट की है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं। ऐसी इमेज भी हाइट, इमेज की जो हाइट है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर अगर मैं इस डिस्टेंस को u मान रहा हूँ, इस डिस्टेंस को b मान रहा हूँ, ये इमेज है, इस डिस्टेंस को b मान रहा हूँ, तो जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है उसको हम लिखते हैं m से mt, ये जनरली m मान लेते हैं इसको। ये तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के b अपॉन u। या आप याद कैसे रहेगा, देखो मिरर फॉर्मूले में माइनस नहीं था, मिरर फॉर्मूले में क्या था, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ माइनस याद रखना है। लेंस का इसका उल्टा होता है, लेंस फॉर्मूले में मिरर फॉर्मूले में फर्क क्या है, 1/b प्लस 1/u 1/f है मिरर के लिए, लेंस के लिए हो जाएगा 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और मैग्निफिकेशन लेंस के लिए अगर ट्रांसवर्स वाला लिखेंगे तो प्लस b/u लगाएंगे, और b और u के साइन जरूर लेंगे। तो जब भी ये मैग्निफिकेशन लगाएंगे ट्रांसवर्स, इसमें माइनस के b/u लेना है, साथ में b और u के साइन भी लेना है। अब आपको b कहां से आएगा, मिरर फॉर्मूले से आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी क्लास क्लोज हो जाएगी तो अभी आप फिर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास 4 बजे तक है। अरे बोलो ना यार, अगर हाँ यस सर। तो 4 बजने के हम 2 मिनट पहले छोड़ देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपकी 4 बजे एकदम क्लास लगी होती है, तो 2-3 मिनट का गैप होना चाहिए। तो 2-3 मिनट पहले आरुषि, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप पहली क्लास के बाद दोबारा ज्वाइन ही नहीं करते, या तो हो सकता है आपको भूख लगी होती है, तो आप इसलिए दूसरी क्लास के लिए थोड़ा गैप ज्यादा चाहिए होता है आपको, तो 5 मिनट का गैप दे देंगे आपके लिए, बट क्लास दोबारा अटेंड करना, ठीक है। आप भी, मुझे पता है सार्थक, आप केमिस्ट्री क्लास 4 बजे से होती है, मैथ की होती है? सर मैथ की होती है। ओके, केमिस्ट्री क्लास कितने बजे होती है? सर केमिस्ट्री तो है 6:30। अच्छा ओके, तो आरुषि की भी साथ ही तो पढ़ते हो क्या आप केमिस्ट्री? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये है, तो माइनस के b/u यूज करेंगे हम इसमें। अब इसका और क्या मतलब, लॉन्गिट्यूडनल में किसको बोलते हैं, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है, ऑब्जेक्ट इस तरह से लेटी हुई है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मान ले L मान लेते हैं। अब यहाँ हाइट की बात नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है प्रिंसिपल